हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो देखिए, सबसे पहले स्पर्म है क्या। स्पर्म एक गैमेट है, मेल गैमेट। अगर फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट बोलते हैं हम ओवम को। ओके, अब स्पर्म जो है इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो हैप्लॉइड होता है। मतलब कि आप स्पर्म को एक हैप्लॉइड सेल बोल सकते हैं। यानी कि इसके अंदर अगर ये हैप्लॉइड है, दैट मींस इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम इसके पास होते हैं। और इसके पास एक फ्लैजिला भी होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डायग्राम में कितनी इसकी ये जो फ्लैजिला है मूवमेंट कर रही है। सो ये एक फ्लैजिलेटेड सेल है और फ्लैजिला है तो ऑब्वियसली ये मूवमेंट कर सकती है। सो यू कैन राइट इट इज अ मोटाइल सेल। ओके, तो स्पर्म का सारा स्ट्रक्चर हम देखेंगे। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है बच्चों 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। स्पर्म का सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हेड। तो मैं पहले हेड बनाता हूं स्पर्म का। ओके, ये ऊपर का पार्ट है बच्चों, दिस इज हेड। उसके बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस। इस पार्ट को हम बोलते हैं नेक। अब एक आगे का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं लाइक दिस, लाइक दिस। ये वाला पार्ट है बच्चों यहां से यहां तक, इट इज कॉल्ड मिडल पीस। और मिडल पीस के बाद सबसे लास्ट का जो हिस्सा है उसे हम बोलेंगे टेल। तो ये यहां से लेकर के और ये कंप्लीट दिस इज टेल पोर्शन। मतलब कि हमने पूरे स्पर्म को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 हेड, नंबर 2 नेक, नंबर 3 मिडल पीस, नंबर 4 टेल। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है हम वो देखते हैं। सबसे पहले हेड के अंदर देखते हैं क्या चीज प्रेजेंट है। बच्चों हेड के अंदर यहां पे यू विल सी अ न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे से देख सकते हो आप, पॉइंटेड स्ट्रक्चर है एरोप्लेन के जैसा। और पीछे से होता है ये लाइक दिस, एक डिप्रेशन सा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का न्यूक्लियस स्पर्म का देखने को मिलता है। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दिस इज योर हैप्लॉइड डीएनए। ओके, न्यूक्लियस समझ आ गया। अब न्यूक्लियस के ऊपर एक छोटी सी कैप बनी होती है। तो न्यूक्लियस के ऊपर एक छोटी सी हम कैप बनाते हैं। इस रीजन में लाइक दिस। बच्चों ये जो कैप है इस कैप को बोलते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम के अंदर भरे हुए हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। सो दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी कि जब स्पर्म एग के अंदर एंट्री करेगा तो ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिलीज हो जाएंगे और स्पर्म को हेल्प करेंगे सो दैट स्पर्म एग के अंदर एंटर कर सके। फॉर एग्जांपल बच्चों मान लीजिए यहां पे एक एग सेल बना के दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये है एग। अगर इस एग के अंदर स्पर्म को एंट्री करनी है तो वो कैसे करेगा?
तो स्पर्म के अंदर जो है आगे वाला हिस्सा है एक्रोसोम, एक्रोसोम रप्चर हो जाएगा और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यहां पे ऐसे सिक्रेट कर देगा ताकि स्पर्म इजीली अंदर एंटर कर सके। बच्चों एक डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम मैं आपको यहां पे बता देता हूं, दिस इज हाइलारुनिडेज। यहां पे जो भरा हुआ है उस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज। ये एंजाइम एग की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, अब आगे देखिए, इस रीजन में जो ये डिप्रेशन है न्यूक्लियस के पीछे की तरफ, यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बच्चों, ऐसे करके, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, जब यह स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है तो एग क्या बन जाता है, जाइगोट। एग क्या बन जाएगा, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट। अब उस जाइगोट में कॉन्टिन्यूसली डिवीजन होना, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8। तो जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो फर्स्ट डिवीजन किसकी हेल्प से होगा, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। यानी कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के अंदर से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे वो हेल्प करेंगे फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन में। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है, तो बच्चों आप बताओगे कि ये फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन में हेल्प करता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प इन फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके जस्ट नीचे और नेक के पैरेलल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे और नेक के पैरेलल, मतलब ये हिस्सा जो नेक का है, यहां पे एक और सेंट्रियोल है बच्चों, लाइक दिस। इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। बच्चों डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, डिस्टल सेंट्रियोल से कुछ खास तरह के फिलामेंट्स निकलते हैं जो पूरे स्पर्म को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो यहां से कुछ खास तरह के फिलामेंट्स निकलते हैं, लाइक दिस, एंड दीज आर कमिंग डाउनवर्ड, और ये अंदर टेल के अंदर तक जा रहे हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं डिस्टल सेंट्रियोल से बच्चों, इन फाइबर्स को बोलते हैं हम एक्सियल फिलामेंट्स। व्हाट वी कॉल देम एक्सियल फिलामेंट्स। ओके, अब आगे देखिए, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी ऊपर वाली जो है स्पर्म का बाहर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अंदर की तरफ अगर यहां पे बात करें, हेड वाले रीजन में बात करते हैं पहले, ऊपर का जो रीजन है, यहां पे एक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, लाइक दिस। देयर इज अ मेम्ब्रेन। ओके, ये मेम्ब्रेन कंप्लीट पे नहीं है, सिर्फ हेड के हाफ हेड को ये कवर कर रही है, सिर्फ हाफ हेड को। तो इसको हम बोलते हैं गैलिया। दिस इज गैलिया, दिस इज प्रोटेक्टिव कवरिंग। यहां पे बाकी का जो हाफ हेड है और मिडल पीस है, यहां पे एक दूसरी लेयर है बच्चों, तो और वो यहां से शुरू होती है, लाइक दिस, मिडल पीस से होते हुए नीचे तक, और नीचे जाकर के मिडल पीस के अंदर ही फ्यूज हो जाएगी, लाइक दिस। ओके, दोनों तरफ है तो दोनों तरफ बना लो, एंड ये फ्यूज होगी मिडल पीस के अंदर। इस लेयर को बोलते हैं बच्चों मेन शीट। दिस लेयर इज कॉल्ड मेन शीट। प्रोटेक्टिव कवरिंग है बच्चों। तो दो प्रोटेक्टिव कवरिंग मैंने आपको बताई, जो हेड के ऊपर वाले हिस्से में है उसको बोलते हैं गैलिया, और जो हेड के नीचे वाला जो पार्ट है प्लस मिडल पीस का जो पार्ट है उसको जो कवर कर रही है उसको बोलते हैं हम मेन शीट। कंप्लीट स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरी की पूरी जो बाहर वाली है बच्चों, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
सो दिस आउटर कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप मिडल पीस वाला पार्ट देखिए। मिडल पीस में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सिंपली यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना बच्चों, वो इन एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ है, लाइक दिस, सांप के जैसे ऐसा लिपटा हुआ इसके चारों तरफ। लाइक दिस। तो ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना मॉडिफाइड हो चुका है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, तो हम यहां पे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को एक नया नाम देते हैं। इसको हम बोलते हैं नेबेनकर्न। है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, और हमने इसको नया नाम क्या दिया? इट इज कॉल्ड नेबेनकर्न। बहुत बार बच्चों नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं नेबेनकर्न। NEBEN KERN। बच्चों वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी IMP। ओके, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये एनर्जी किसको देता है? ये एनर्जी देता है टेल को। ठीक है, जब टेल को एनर्जी मिलती है तो टेल ऐसे लैशिंग मोमेंट करती है। तो ठीक है, तो टेल के जो इस तरह की ये मोमेंट होती है इसको बोलते हैं लैशिंग मोमेंट। सो माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे टेल मूवमेंट करती है। तो यहां पे लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है बच्चों? जो एनर्जी दे रहा है, इस एनर्जी के कारण टेल क्या करती है? मूवमेंट। और इस मूवमेंट को बोलते हैं, ये जो स्पीडली इस टाइप से ये जो मूवमेंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड लैशिंग मूवमेंट। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। कई बार पूछा जाता है कि किस तरह की मूवमेंट शो करता है, सो लैशिंग मूवमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम नीट एंड एम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म की। तो बच्चों देखिए, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि जब स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है, तो इसका सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, वो बचता है इसके टेल पोर्शन के अंदर। मतलब कि टेल में आपको यहां पे लिटिल साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि साइटोप्लाज्म होगा तभी टेल अच्छे से मूवमेंट कर पाएगी। सो हियर वी कैन सी फ्यू साइटोप्लाज्म। ओके, तो बच्चों ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने सीख लिया स्पर्म का। तो स्पर्म क्या है? एक मेल गैमेट है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्लैजिलेटेड है, हमने देखा किसके पास एक फ्लैजिला है, टेल है, जिसके कारण ये मूवमेंट कर सकता है, तो हमने बोल दिया कि ये क्या एक मोटाइल सेल है। उसके बाद बच्चों बहुत कम स्टूडेंट्स को यह बात पता है कि बॉडी की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। तो प्यारे बच्चों, बॉडी की जो सबसे छोटी सेल होती है वो स्पर्म ही होती है। सो क्या मैं लिख सकता हूं स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, स्पेशली मेल बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल। अगर बच्चों लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो आप बताओगे एग सेल, दिस इज स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, और लार्जेस्ट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? एग सेल को बताओगे। ओके, अब एक बारी के इजैकुलेशन में, यानी कि एक सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान जब एक बार मेल फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अपने स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है, और यू कैन से डिपॉजिट करता है, तो कितने स्पर्म डिपॉजिट करता है? तो बच्चों वन टाइम इजैकुलेशन में मेल जो है वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स को
रिलीज करता है अपने पेनिस से। ओके, फर्टिलाइजेशन के लिए बच्चों इनमें से 60% का वायबल होना जरूरी है, यानी कि 60% के अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी बात बन सकती है। सो 60% जो है स्पर्म है वो अच्छे से एक्टिव होनी चाहिए ताकि वो वहां तक पहुंच सके। अब बच्चों 60% में से भी सिर्फ एक स्पर्म होगा जो अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा, यानी कि इन 200 से 300 मिलियन में से जो एग तक पहुंच पाता है वो सिर्फ एक लकी स्पर्म होता है। तो देखो बच्चों यहां पे भी कितना जबरदस्त कंपटीशन है। तो कंपटीशन आपके नीट में ही नहीं है, कंपटीशन हमने यहां भी किया था जब हम खुद इस दुनिया में आए थे। ठीक है, तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे ना 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक नंबर के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो आप सबको ये कर लेने हैं। आई होप टॉपिक क्लियर हो चुका है। सो दैट्स इट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।